हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर SBK लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं साम्राज्यवाद। इसमें हम साम्राज्यवाद के संक्षेप में हम साम्राज्यवाद के सारे पहलुओं पर चर्चा करेंगे। हम जानेंगे कि साम्राज्यवाद क्या है, कैसे इसको परिभाषित किया गया है, कौन से शब्द से निकला है, कैसे इसकी स्थापना की जाती है, क्या इसका विशेषता है, प्रथम एवं द्वितीय चरण के साम्राज्यवाद के बारे में जानेंगे। क्या कारण है, कैसे भौगोलिक खोजें, औद्योगिक क्रांति, राष्ट्रवाद, जनसंख्या में वृद्धि, धर्म प्रचार की भावना, सभ्य बनाने का तर्क और जनशक्ति के उपयोग के कारण जो साम्राज्यवाद फैला, कैसी परिस्थितियां थी, जो जिस देश में साम्राज्यवाद स्थापित किया गया या साम्राज्य स्थापित किया गया वहाँ पर शक्तिशाली सरकार का अभाव था, ज्ञान विज्ञान का अभाव था, दुर्बल सैनिक शक्ति थी, राष्ट्रीयता का अभाव था। इसके अलावा हम देखेंगे कि अलग अलग जगह पर जैसे एशिया में, अफ्रीका में और लैटिन अमेरिकी देशों में कैसे साम्राज्य का स्थापना हुआ। इसके अलावा कुछ चर्चा हम उपनिवेश के बाद के बारे में भी करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि साम्राज्यवाद क्या है। तो साम्राज्यवाद को हम एक ऐसी अवधारणा के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जिसमें एक राज्य दूसरे राज्य के भौगोलिक क्षेत्र पर अपना वर्चस्व कायम कर लेता है, आधिपत्य कायम कर लेता है, या यूं कहें कि एक देश दूसरे देश पर सभी प्रकार से नियंत्रण लेते हैं। ये नियंत्रण क्षेत्रीय नियंत्रण, आर्थिक नियंत्रण, राजनीतिक नियंत्रण के रूप में होता है। अब जो साम्राज्यवाद के लिए अंग्रेजी में शब्द है इम्पीरियलिज्म, वो इम्पीरियलिज्म जो इम्परेटर शब्द से निकला है, जिसका अर्थ होता है कि अधिनायकवादी शक्तियाँ। तो साम्राज्यवाद में राजनीतिक, आर्थिक, प्रशासनिक और सैनिक नियंत्रण कर लिया जाता है जहाँ पर साम्राज्य स्थापित किया जाता है। और उपनिवेश में हम देखेंगे कि बिना प्रशासनिक नियंत्रण के भी क्षेत्र का शोषण होता है। तो सबसे पहले जो साम्राज्यवाद शब्द का प्रयोग किया गया वो फ्रांस में किया गया, और किसके द्वारा किया गया, तो नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा किया गया था। अब हम बात करें कि साम्राज्यवाद कितने तरह के होते हैं। तो साम्राज्यवाद प्रत्यक्ष भी हो सकता है और अप्रत्यक्ष भी हो सकता है। पुराना किस्म का साम्राज्यवाद और नए किस्म का साम्राज्यवाद। तो 16वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी के प्रारंभ तक पुराने किस्म का साम्राज्यवाद था, और उसके बाद नए साम्राज्यवाद का सूत्रपात हुआ। तो मार्क्सवादी विचारकों को लें, उनकी बात सुने तो वो कहते हैं कि पूंजीवाद की चरम परिणति है। तो लेकिन डायरेक्ट जो है सो मार्क्स ने कभी साम्राज्यवाद शब्द का प्रयोग नहीं किया, और उसके जो अनुयायी लोग थे उसमें लेनिन का नाम बहुत महत्वपूर्ण है, जिसने ये वाक्य कहा था कि पूंजीवाद की ये चरम परिणति है। इसके अलावा एक उदारवादी अर्थशास्त्री हुए, या यूँ कह लीजिए कि उग्र उदारवादी अर्थशास्त्री हुए, विचारक हुए, J.A. हॉब्सन। उन्होंने माना कि पूंजीवादी देशों के भीतर एकाधिकार का विकास कम हाथों में पूंजी केंद्रित करता है, जिससे बचत में वृद्धि और निवेश में गिरावट आती है। तो उनका भी मानना था कि साम्राज्यवाद के मूल में पूंजीवाद ही है। लेकिन स्वयं मार्क्स ने कभी साम्राज्यवाद शब्द का प्रयोग नहीं किया, या उनका इस परिप्रेक्ष्य में नहीं किया कम से कम, कि पूंजीवाद साम्राज्यवाद के केंद्र में है। तो साम्राज्यवाद की स्थापना दो तरह से की जाती है। एक सैनिक शक्ति के द्वारा, जब एक शक्तिशाली देश किसी दूसरे देश पर सैनिक शक्ति के द्वारा अपना वर्चस्व कायम करता है, उसको अपने नियंत्रण में ले लेता है। इसको हम राजनीतिक साम्राज्यवाद भी कहते हैं। दूसरा होता है कि उपनिवेश कायम करके नियंत्रण स्थापित करना। तो उपनिवेश कायम करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि सैनिक शक्ति का ही प्रयोग हो। तो साम्राज्यवाद के दो स्वरूप हैं, एक राजनीतिक आधिपत्य के द्वारा और दूसरा आर्थिक आधिपत्य के द्वारा।
और भारत की बात करें तो भारत उदाहरण, बहुत अच्छा उदाहरण है, जहाँ ये ब्रिटिश का साम्राज्य का अंग भी था और ब्रिटेन का उपनिवेश भी था। इसके बाद हम इसकी विशेषता पर चर्चा करेंगे। तो इसके हर एक जो विचारक हैं वो मानते हैं कि इसमें जो है इसका मूल विशेषता इसका शोषण है। पर इस वीडियो के अंत में हम देखेंगे कि कैसे इसके कुछ सकारात्मक भी पहलू हैं, उस पर चर्चा करेंगे। और जब हम चर्चा करते हैं नव उपनिवेशवाद की, तो उसमें देखते हैं कि कुछ देश ऐसे हैं जो कम विकसित हैं आर्थिक दृष्टि से, तो उनको अपने आर्थिक विकास के लिए किसी पूर्ण विकसित देश पर निर्भर होना होता है। और जो पूर्ण विकसित देश हैं आर्थिक शोषण करके उन पर अपना वर्चस्व कायम करते हैं, तो इसको हम नव उपनिवेशवाद कहते हैं। तो इसके जो पहला जो चरण है इसका, तो इसमें हम देखेंगे कि कैसे भौगोलिक खोज, औद्योगिक क्रांति के बाद यूरोपीय राज्यों में उपनिवेशों की स्थापना के लिए होड़ हो गई। इन यूरोपीय देशों में पुर्तगाल, स्पेन, इंग्लैंड, हॉलैंड, फ्रांस ये थे। इन यूरोपीय देशों ने एशिया, अफ्रीका, अमेरिका आदि महादेशों में बड़े बड़े औपनिवेशिक साम्राज्य स्थापित किए। इसी क्रम में स्पेन ने दक्षिण अमेरिका के अधिकांश भाग पर अपना उपनिवेश कायम किया। स्पेन के द्वारा हम देख सकते हैं कि मध्य अमेरिका, मेक्सिको, वेस्ट इंडीज तथा अभी जो वर्तमान में USA है, तो वहाँ के कुछ क्षेत्रों पर अधिकार स्थापित किया गया, नियंत्रण कर लिया गया, आधिपत्य किया गया। उस समय में अफ्रीका में दास का कारोबार होता था, गुलामों का कारोबार, खरीद बिक्री सब होता था। तो वहाँ से गुलाम बना करके ये लोग अमेरिका भेजते थे और खूब पैसा कमाते थे। और द्वितीय चरण जो है, जिसमें कि साम्राज्यवाद खूब फला फूला और 20वीं सदी के लास्ट तक रहा, तो उसको हम नवीन साम्राज्यवाद के श्रेणी में ला सकते हैं। अब इसके कई कारण हैं। तो जो मार्क्सवादी विचारक सब की बात करें तो वो तो कहते हैं कि पूंजीवाद ही इसका मूल कारण है। कि पूंजीवादी जो लोग थे वो पूंजी बनाने के लिए, व्यापार बढ़ाने के लिए और खूब पैसा कमाने के लिए ही साम्राज्यवादी बने और साम्राज्य स्थापित किया। लेकिन अगर हम एक महान वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन की बात सुने तो कहते हैं कि ये सहज मानवीय प्रकृति है कि जिसमें एक शक्तिशाली व्यक्ति के द्वारा कमज़ोर व्यक्ति पर शासन किया जाता है, या शक्तिशाली समाज के द्वारा कमज़ोर जो समाज है उस पर शासन किया जाता है। उन्होंने एक किताब लिखी थी, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। तो उसमें उन्होंने चर्चा किया है कि स्ट्रगल फॉर द एग्जिस्टेंस एंड सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। इसका मतलब होता है अस्तित्व के लिए संघर्ष और योग्यतम की उत्तरजीविता। तो इसके अलावा हम देखेंगे कि जो साम्राज्यवादी व्यक्ति थे उनमें सुरक्षा का अभाव था कि कैसे उनको संपन्नता को बरकरार रखें, कैसे उद्योग धंधे को बंद होने से बचाएं। फिर उसके सुरक्षा के लिए सेना चाहिए, काम करने के लिए जो गुलाम चाहिए या सस्ते लेबर चाहिए। तो ये सब प्रेरित किया उनको साम्राज्य स्थापित करने का। इसके अलावा जो साम्राज्यवादी विचारक और इतिहासकार हैं उनका मानना है कि असभ्य को सभ्य बनाना एक उद्देश्य था। और हम देख सकते हैं कि प्रसिद्ध राजनीतिक विचारक जूल्स फेरी ने कहा है कि श्रेष्ठ जातियों का यह पुनीत कर्तव्य होता है कि वो अपने से हीन जातियों को सभ्य बनाएं। इसके अलावा हम देखेंगे कि जनशक्ति का उपयोग, ये सभी फैक्टर था। धर्म प्रचार की भावना, जब पादरी लोग देखे कि साम्राज्य स्थापित करने से उनको नए नए क्षेत्र में जाने का मौका मिलेगा और वहाँ अपने धर्म का वो बढ़िया से प्रचार कर सकेंगे, तो वो भी इससे बहुत खुश हुए और उन्होंने भी इसको सपोर्ट किया। उसके अलावा देखेंगे हम कि उस समय में यूरोप में बहुत जनसंख्या में वृद्धि हो गई और इंग्लैंड
के बहुत सारे लोग कनाडा, ऑस्ट्रेलिया आदि देश में बसने लगे जा कर के। तो अलग अलग क्षेत्रों के खोज होने के कारण वहाँ लोगों को बसने में बहुत आराम हुआ। वहाँ जा कर के अपने देश में गरीब थे, वहाँ जा कर के वो अफसर बन गए, वहाँ खूब समृद्धि भी आई। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि साम्राज्यवाद के उदय का जो कारण है, साम्राज्यवाद का जो कारण है, वो है भौगोलिक खोज, औद्योगिक क्रांति, राष्ट्रवाद, जनसंख्या में वृद्धि, धर्म प्रचार की भावना, सभ्य बनाने का तर्क, जनशक्ति का उपयोग। हम देख सकते हैं कि जैसे भौगोलिक खोज हुआ, कोलंबस ने अमेरिका का खोज किया था, वास्को डी गामा उत्तमाशांतरित होते हुए दक्षिण भारत के पश्चिम किनारे कालीकाट पहुंचा। इसी हिसाब से अन्य देशों का भी खोज हुआ। यूरोप के जो व्यापारी लोग थे उनको इससे बहुत प्रोत्साहन मिला। औद्योगिक क्रांति के बाद बहुत उत्पादन बढ़ गया, तो उसको खपाने के लिए जगह चाहिए, उसको बेचने के लिए बाज़ार चाहिए, और उत्पादन को मेंटेन करने के लिए, उसको कायम रखने के लिए कच्चा माल चाहिए। कच्चा मालों का तभी तो उसको उद्योग उनका चलेगा। तो कच्चे माल के लिए भी उपनिवेश से वो माल ले जाते थे। उसके बाद पूंजी की भी वृद्धि हुई, और पूंजी को कहाँ उपयोग करेंगे, और उपयोग करके अधिक से अधिक मुनाफा कहाँ कमा सकते हैं। तो इसके लिए उन्होंने उपनिवेश सबको चुना, साम्राज्य स्थापित किया, जहाँ पर वो व्यवसाय भी स्थापित करें, कम भी मजदूरी देना पड़े, और कच्चा माल भी प्रचुर मात्रा में हो, और बाजार भी मिले। तो इससे दिक्कत यही हुई कि जिस क्षेत्र में वो सामान बेचते थे वहाँ के उद्योग धंधा को उन्होंने नष्ट कर दिया था। तो उसके बाद हम देखेंगे कि यातायात और संचार के साधनों का भी विकास हुआ। तो ये सब फैक्टर थे जिसके कारण जो खूब फैला साम्राज्यवाद। इसके बाद हम देखेंगे कि कैसे एशिया और अफ्रीका महादेश में ऐसी अनुकूल परिस्थितियां थीं जिसके कारण साम्राज्यवाद यहाँ खूब फला फूला। तो साम्राज्यवाद का पहला शिकार एशिया हुआ, उसके बाद अफ्रीका हुआ। इसमें जो मेन कारण था कि यहाँ कोई मजबूत सरकार नहीं थी। तो मजबूत सरकार नहीं होने के कारण पश्चिमी देशों को मौका मिल गया, और वहाँ उनकी जो सरकारें थी मजबूत थी, सेना संगठित था, आधुनिक जो अस्त्र शस्त्र से वो लैस थे, तो उन्होंने आराम से कब्जा कर लिया। उसके अलावा यहाँ पर शिक्षा का भी अभाव था। अब शिक्षा का अभाव रहेगा तो फिर उससे भी प्रभावित हो गया। यहाँ पर औद्योगिक क्रांति नहीं हुई थी, यहाँ पर पुराने टेक्नोलॉजी से सामान सब बनता था। तो वहाँ से जो यहाँ के जो उद्योग धंधे सब में जैसे कुछ जगह पर तो हम कह सकते हैं कि बहुत उम्दा किस्म का सामान बनता था, लेकिन उतना जो घरेलू उद्योग के रूप में जो प्रोडक्शन होगा, वो फैक्ट्री के द्वारा जो प्रोडक्शन होगा उससे उसका रेशियो कम होगा। भारत के बारे में हम कह सकते हैं कि यहाँ के जो कारीगर बहुत अच्छे अच्छे चीज़ बनाते थे, उसका यूरोपीय देश में बड़ी मांग थी। लेकिन ये जो कारीगर थे वो हाथ के औजार पर निर्भर थे, लेकिन वहाँ पर मशीन से सामान बनता था। तो बाद में क्या हुआ कि यहाँ का प्रोडक्शन को इंटेंशनली बंद करवा दिया गया। इससे जो कारीगर थे वो मजदूर हो गए। उसके बाद जो यहाँ का जो सेना भी था एशिया और अफ्रीका का, वो बहुत दुर्बल था, कमज़ोर सेना था। इसके अलावा हम देख सकते हैं कि राष्ट्रीयता का भी अभाव था। यहाँ नेशनलिज्म की भावना उतनी नहीं थी। जनता के मन में ये भाव था कि भाई कोई राजा हो, उससे हमको क्या दिक्कत है, चलो। तो उसके बाद इस हिसाब से हम देख सकते हैं कि कैसे एशिया में और अफ्रीका में अनुकूल परिस्थितियां थीं। इसके स्थापना के लिए, साम्राज्यवाद के स्थापना के लिए, साम्राज्य के स्थापना के लिए और उपनिवेश के स्थापना के लिए अब हम अलग अलग देश सब के बारे में चर्चा करेंगे, अलग अलग क्षेत्र के बारे में चर्चा करेंगे। हम अब आते हैं भारत के बारे में। भारत में जब साम्राज्यवाद कायम हुआ तो यहाँ पर वो जो यूरोपीय लोग थे यहाँ व्यापारी के रूप में आया। उस समय में मुग़ल शासन अंतिम सांस गिन रहा था, वो बहुत कमज़ोर हो गया था, उसकी
केंद्रीय शक्ति कमज़ोर हो गई थी, प्रांतीय सूबेदार लोग स्वतंत्र हो गए थे। तो 1763 ईस्वी तक अंग्रेज़ों ने फ्रांसीसियों को निकाल बाहर किया और उसके बाद फिर प्रमुख भारतीय शक्तियों को आपस में लड़ाकर यहाँ पर नियंत्रण कर लिया। 19वीं सदी तक हम देखेंगे कि 19वीं सदी के प्रथमार्ध में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल से अपना कारोबार प्रारंभ की। बंगाल में वो अधिकार जमा लिया। 1857 ईस्वी के विद्रोह के बाद ब्रिटेन की सरकार ने भारत के शासन को खुद अपने हाथ में ले लिया। उसके बाद हम चीन की चर्चा करेंगे। चीन में क्या हुआ कि मंचू राजवंश का शासन था उस समय में, जब वो बहुत अयोग्य और निर्बल था, वो कोई काम का नहीं था। तो उस समय में क्या करते थे अंग्रेज लोग, यहाँ से रेशम, चाय ये सब खरीद करके या खूब यूरोप के बाज़ार में बेच करके खूब मुनाफा कमाते थे। इसके अलावा उन्होंने चीनियों को अफीम की लत लगा दी। इससे उनका शारीरिक और नैतिक पतन होने लगा। तो उसके बाद चीनी बंदरगाह पर कब्जा किए, चीनियों के साथ लड़ाई भी लड़ी उन्होंने, चीन को हराए भी। इसके बाद जो है और भी देश सब कहने लगे कि मेरा भी हमको भी व्यापार यहाँ करने दो, हमको भी व्यापार करने दो। फ्रांस भी आया वहाँ व्यापार करने का, वो भी जो है शुरू कर दिया। एक पादरी की हत्या का बहाना बनाकर उसने चीन पर आक्रमण कर दिया और चीन को हरा दिया। उसके बाद उसको वहाँ भी व्यापारिक सुविधा देने लगी। इसके बाद जापान भी नया साम्राज्यवादी बना था, उसने भी वहाँ अपना आजमाया, उसने भी चीन को हराया। चीन जापान युद्ध में जापान विजयी हुआ था, जापान को काफ़ी हर्जाना देना पड़ा। तो इस हिसाब से हम देख सकते हैं कि फ्रांस, रूस, ब्रिटेन, जर्मनी सबसे कर्ज लेना पड़ा चीन को। इसके बदले में उसने अपने प्रभाव क्षेत्र में बांट लिया। हर एक आदमी कह रहे थे कि हमको भी यहाँ व्यापार करने दो। तो फिर अमेरिका भी अपना व्यापार वहाँ प्रारंभ कर लिया। तो इस हिसाब से इसको इतिहास में चीनी खरबूजे को बांटने के रूप में कहते हैं। इस घटना को हर एक देश अपना अपना हित वहाँ साधने लगा, व्यापार करने लगा। इसके बाद हम देखेंगे कि दक्षिण पूर्व एशिया यानी कि श्रीलंका, बर्मा, मलाया, हिंद एशिया, हिंद चीन, श्याम, इस सब में जो साम्राज्यवाद आगे बढ़ा है। तो सबसे पहले हम बर्मा की चर्चा करते हैं। तो बर्मा के राजा ने 1880 ईस्वी में फ्रांस को टोकिन से मांडले तक रेल बनाने का अधिकार दिया। उसके बाद फ्रांस पूरा दक्षिण पूर्व एशिया पर अपना प्रभुत्व बढ़ाने या प्रभुत्व कायम करने के संकल्प में था। वो चाह रहा था कि वहाँ उसका प्रभुत्व बढ़े। तो 1800 फिर फ्रांस के विस्तार के भय से अंग्रेज ने बर्मा पर मैंने चढ़ाई कर दी और 1886 ईस्वी में बर्मा भारतीय साम्राज्य का एक अंग बन गया। उसके बाद हम देखेंगे कि मलाया और सिंगापुर पर पुर्तगालियों ने कब्जा किया। इसके बाद हम देखेंगे कि लाओस, कंबोडिया और वियतनाम इस सब पर जो है मतलब फ्रांस का कब्जा हुआ। थाईलैंड पर फ्रांस और इंग्लैंड दोनों का प्रभाव था। फिलीपींस पर स्पेन ने अधिकार किया। तो इसी हिसाब से दक्षिण पूर्व एशिया में साम्राज्यवाद फैला। इसके बाद चर्चा करते हैं मध्य और पश्चिमी एशिया की बात करते हैं। तो मध्य एशिया में ईरान और अफ़गानिस्तान पर प्रभुत्व स्थापित करने के लिए रूस और इंग्लैंड में प्रतिद्वंद्विता थी। 1907 ईस्वी में अफ़गानिस्तान, तिब्बत और ईरान को लेकर इंग्लैंड तथा रूस के बीच में एक संधि हुई। इसमें यह स्वीकार कर लिया गया कि अफ़गानिस्तान के मामले में कोई दखल नहीं देगा। इस हिसाब से इस सब क्षेत्र में भी कायम किया गया अपना प्रभुत्व। इसके बाद हम देखेंगे कि तुर्की और उसके एशियाई प्रदेशों पर जर्मनी का प्रभाव बढ़ता गया। फ्रांस, इंग्लैंड और रूस ने इसका विरोध किया। अंत में जर्मनी, फ्रांस और इंग्लैंड इस क्षेत्र को आपस में बांटने पर राजी हो गए। उसके बाद नया जो है साम्राज्य एशिया में हम देख सकते हैं कि एकमात्र देश जापान साम्राज्यवादी
शक्ति के रूप में स्थापित हुआ। उसने चीन की भूमि हड़पनी शुरू कर दी। 1904-05 में जापान ने रूस को परास्त कर सखालिन के दक्षिणी अर्धभाग पर अधिकार कर लिया। इसके बाद हम देखेंगे अफ्रीका की चर्चा करेंगे। तो अफ्रीका में जो है अफ्रीका से गुलाम सबको ले जा कर के यूरोपीय क्षेत्र में बेच करके वो काफ़ी पैसा कमाते थे, उनको उससे काफ़ी लाभ होता था। तो इस हिसाब से वो दास का बड़ा गुलाम सबका वहाँ पर बहुत ज़्यादा ये था, तो वहाँ से ख़रीद करके वो लौटते थे और उसको बेच करके काफ़ी मुनाफा कमाते थे। तो अफ्रीका में जो हम साम्राज्यवाद की बात करेंगे तो हम देखेंगे कि वहाँ पर भी पहले तो तटीय क्षेत्र सब में, बाद में फिर मेन क्षेत्र सब पर भी इनका अधिकार हुआ। बेल्जियम में जो है बेल्जियम ने जो अफ्रीका में सबसे पहले वही वहाँ उपनिवेश स्थापित किया। बाद में फिर ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, पुर्तगाल ये सब भी हुए। फिर दक्षिण अफ्रीका, पूर्वी अफ्रीका, उत्तरी अफ्रीका सब में उपनिवेश कायम हुआ। अगर बुरे परिणाम की बात करेंगे तो उपनिवेश का बहुत आर्थिक शोषण हुआ। यहाँ पर निरंकुश शासन था, उसका बहुत अत्याचार करते थे ये लोग। राष्ट्रीयता का हनन किया गया। विश्व युद्ध का ये प्रधान कारण बना। जातीय दंभ और भेदभाव का जन्म हुआ। उपनिवेशों की जो सभ्यता संस्कृति थी वो नष्ट हुई। और अच्छे परिणाम की बात करेंगे तो उपनिवेशों का औद्योगिकरण हुआ। पूंजीपति वर्ग द्वारा राष्ट्रीय आंदोलन को प्रोत्साहन मिला। राष्ट्रीय भावनाओं का उदय हुआ। पश्चिमी सभ्यता का विस्तार हुआ। बहुत सारे जो कुरीतियाँ थी उसका भी उन्मूलन हुआ। जैसे हम भारत में देख सकते हैं सती प्रथा, बाल विवाह, जाति पात, ये सब को कम करने में मदद मिली। तो इस हिसाब से हम देख सकते हैं कि कुछ लाभ भी हुआ साम्राज्यवाद से। और सबसे बड़ी बात है कि आधुनिक शिक्षा से जुड़ करके राष्ट्रीयता की भावना भी बढ़ी। तो इस हिसाब से जो कुछ बेसिक है साम्राज्यवाद के बारे में, जो कैसे अफ्रीका और एशिया में साम्राज्यवाद स्थापित हुआ, इसके बारे में हम लोगों ने जाना। और अलग अलग क्षेत्र में हम इसको समझ सकते हैं कि कैसे माने दास व्यापार होता था, कैसे 19वीं सदी के मध्य तक यूरोप के लोग अफ्रीका के आंतरिक भाग के विषय में उनको कोई जानकारी नहीं थी, वो आंतरिक भाग के बारे में नहीं जानते थे। लेकिन पुर्तगाली, स्पेन इसके तटीय क्षेत्र पर अधिकार किए। बाद में हम देखेंगे कि बेल्जियम कांगो के एक बड़े भूभाग पर अधिकार कर लिया। फिर ब्रिटेन के द्वारा नाइजीरिया पर अधिकार हुआ। उसके बाद फ्रांस जो है उस कांगो नदी के उत्तरी क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। इसके बाद जर्मनी के उपनिवेश की बात करें तो उसने टोगोलैंड, कैमरून और दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका पर अधिकार कर लिया। और स्पेन रियो डी ओरो और स्पेन गिनी पर अधिकार कर लिया। पुर्तगाल के द्वारा पश्चिमी अफ्रीका के अंगोला तथा पुर्तगाली गिनी पर अधिकार किया गया। और दक्षिणी अफ्रीका की बात करें तो दक्षिणी अफ्रीका में डचों ने केप कॉलोनी बसाई थी। पूर्वी अफ्रीका की बात करें तो वहाँ पर पुर्तगाल के उपनिवेश, जो पूर्वी अफ्रीका के मोजाम्बिक के एक भूभाग पर पुर्तगाल का अधिकार था। फिर फ्रांस, जर्मनी और इंग्लैंड के उपनिवेश भी वहाँ स्थापित हुए मोजाम्बिक पर। फिर इटली के उपनिवेश की बात करें तो सोमालीलैंड और एरिट्रिया पर उनका अधिकार हुआ। फिर उत्तरी अफ्रीका की बात करें तो फ्रांस ने अल्जीरिया पर कब्जा किया। ब्रिटेन ने साइप्रस, मिस्र और सूडान में अपना उपनिवेश स्थापित किया। इटली जो है त्रिपोली और सारे नायक पर अधिकार किया। जर्मनी, स्पेन, फ्रेंच कांगो पर अधिकार किया। फिर मिस्र में उपनिवेशवाद का विस्तार हुआ। इस हिसाब से संक्षेप में हम अफ्रीका में कैसे विस्तार हुआ साम्राज्यवाद का, इसका हम लोगों ने अध्ययन किया। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।